वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 29 जुलाई और आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। और जो पहला ही प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कि भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की घोषित संख्या कितनी हो चुकी है, तो देखो ये जो संख्या है वो बढ़ के हो चुकी है 40। ठीक है, अभी हाल ही में जो 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था वो था तेलंगाना का एक रुद्रेश्वर रामप्पा नामक मंदिर है। और अभी हाल ही में 40वां जो 40वां हाल ही में घोषित किया गया स्थल है वो एक हड़प्पन सिटी है जिसका नाम है धौलावीरा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। तो इस पर कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लाइक एज भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, तो मैंने आपको बताया था इसका पूरा नाम है काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया गया था 1213 में काकतीय वंश के जो शासक थे जिनका नाम गणपति था, ठीक है, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और भारत का जो 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है वो बन गया है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। यह एक हड़प्पन स्थल है और इसी के साथ गुजरात में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है वो बढ़कर 4 हो गई है। तो ये जो चारों स्थल हैं ये भी याद रखो। एक तो हो गया आपका धौलावीरा, दूसरा हो गया पावागढ़ के निकट चंपानेर, पाटन में रानी की बाव। अब रानी की बाव से आपको कुछ याद आ रहा है, देखो हाल ही में लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, जो 100 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे उसके पीछे रानी की बाव का ही चित्र है। और एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि रानी की बाव का चित्र कितने रुपए के नोट के पीछे आपको देखने को मिलेगा, तो 100 रुपये की जो नई नोट आई है उसके पीछे है। और एक तो आपका जो ऐतिहासिक शहर है वो है अहमदाबाद। तो ये 4 शहर हो गए हैं जो कि विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, और ये चारों ही गुजरात में स्थित हैं। भारत में कुल 40 जो विश्व धरोहर स्थल हैं उसमें 32 जो हैं वो सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, एक जो मिश्रित है। पूरी दुनिया में यही एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। और ये कौन सा है, ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और धौलावीरा की खोज किसने की थी, स्टैटिक जीके के अंतर्गत एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखना कि धौलावीरा की खोज की गई थी कब, 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा। तो सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में जारी WTO की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखो जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान। तो अगर प्रश्न इसी प्रकार से आया कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान हो जाएगा 9वां, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न ये आया कि WTO की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में चावल के मामले में, केवल अगर चावल की बात की जाएगी तो इसमें भारत जो है वो पहले स्थान पर है। तो ये भी याद रखना। अब आपको यहाँ पर बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन यूनियन जो है ये पहले स्थान पर है, और जितना भी वैश्विक कृषि निर्यात हुआ उसका 16% अकेले जो है किया है यूरोपियन यूनियन ने। और इस रिपोर्ट में जो दूसरा स्थान है वो अमेरिका का है, भारत 9वें स्थान पर है। भारत ने कुल जितना भी निर्यात हुआ पूरी दुनिया में उसका 3.1% अकेले निर्यात किया है, और चावल निर्यात में भारत जो है पहले स्थान पर है इस रिपोर्ट के मुताबिक। WTO की जो स्थापना हुई थी ये 1995 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, अगर एग्जाम में आया तो इसका आंसर होगा नगोजी ओकांजो-इवेला, नगोजी ओकांजो-इवेला। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मोमिजी निशिया ये किस देश के निवासी हैं। तो एग्जाम के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग को पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। और उसमें गोल्ड मेडल जीता है किसने, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं मोमिजी निशिया। तो ये कहाँ की हैं, तो ये जापान की हैं। तस्वीर देख के ही आप समझ गए होंगे। देखो जो अलग अलग कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी जो बनावट होती है उसमें थोड़ा सा तो समझ में आता है कि ये बंदा किस देश का होगा। तो बात करते हैं जापान की ओर से गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट मोमिजी निशिया के बारे में, जिनकी उम्र है जिस दिन उन्होंने ये गोल्ड जीता था वो 13 साल 330 दिन की थी। तो 13 साल की मोमिजी निशिया महिलाओं के स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग के इतिहास में पहली गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। 1936 के बाद मोमिजी निशिया ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली
सबसे युवा एथलीट भी हैं। याद रखना कि 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था उसमें अमेरिका की मार्जोरी गेस्ट्रिंग ने जब उन्होंने गोल्ड जीता था किस खेल में, स्प्रिंग बोर्ड में, तब उनकी उम्र निसिया से 62 दिन कम था। तो अभी तो फिलहाल सबसे कम उम्र में माना जाएगा स्प्रिंग बोर्ड में गोल्ड जीतने वाली 1936 में अमेरिका की मार्जोरी गेस्ट्रिंग को ही, लेकिन पिछले 36 सालों में मतलब 1936 के बाद ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं जिनका नाम है मोमीजी निशिया। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और पहली बार ओलंपिक के किसी इवेंट के सभी मेडल 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि गोल्ड किसने जीता है, गोल्ड जीता है 13 साल 330 दिन की मोमीजी निशिया ने, और जो सिल्वर मेडल है, सिल्वर को जीता है ब्राज़ील की रेसा लियल ने, और वो भी 13 साल की। जबकि ब्रॉन्ज मेडल जीता है जापान की फुना नाकायामा ने जो कि 16 साल की हैं। यानी कि तीनों खिलाड़ियों की उम्र जो है वो 18 साल से कम है। ओलंपिक इतिहास में यह पहला मौका है जब एक इवेंट के सभी मेडल 18 साल से कम उम्र के एथलीटों ने जीते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में वह कौन सा खेल रहा जिसमें सभी मेडल 18 साल से कम उम्र के एथलीटों ने जीते हैं। तो खेल का नाम होगा स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग। तो एग्जाम के लिए कई सारे प्रश्न आज तक घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया, और इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेना को यानी कि सीआरपीएफ जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। और देखिए यहाँ पर जो 83वां दिवस मनाया गया तो इसके बारे में जान लो कि सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमित होने पर तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ इसको नाम दिया, और इसने गौरवशाली इतिहास के अभी हाल ही में 83 साल जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। सीआरपीएफ के पास देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुरक्षित रखने का कार्य है। वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी कौन है? ये हैं कुलदीप सिंह, और मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में मनाया गया था विश्व हेपेटाइटिस डे। तो विश्व हेपेटाइटिस डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 28 जुलाई को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो थीम याद रखना, थीम रखी गई है हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी कि हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। आपको पता है कि वायरल हेपेटाइटिस के कारण लीवर कैंसर समेत कई जो है बीमारियां हो जाती हैं, और यहाँ पर 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे के रूप में हेपेटाइटिस को समाप्त करने के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता भी बताई गई है। वर्तमान में हेपेटाइटिस से जुड़ी बीमारी में हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है ये दूषित भोजन और दूषित जल के सेवन से होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी आमतौर पर संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से होता है। तो हेपेटाइटिस की जितनी भी मतलब वेराइटीज़ हैं सभी बहुत ही खतरनाक हैं। आपको बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल बीमारियों से तो दूर ही रहना चाहिए। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया? तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि 27 जुलाई को अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया है, और इस दौरे के दौरान वह द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और अफगानिस्तान में तेजी से बदल रही सुरक्षा स्थिति पर विमर्श और क्वाड तंत्र, एक नया क्वाड तंत्र भी बनाया गया है। आपको पता है एक तो क्वाड देश था जो पहले से था, जिसमें कौन कौन से देश थे? एक तो यूएसए था, दूसरे उसमें फिर इंडिया था, ठीक है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये 4 जो क्वाड कंट्रीज थे। इसके अलावा अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए एक क्वाड कंट्रीज ग्रुप और बनाया गया है। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें भी यूएसए तो है ही है, साथ ही साथ उसमें पाकिस्तान शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है और उज्बेकिस्तान उसमें शामिल है। तो जो नया क्वाड ग्रुप बना है उसमें यूएसए है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, और भारत वाला जो ग्रुप है उसमें यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों के कारण वीएस येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के अब तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। बसवराज बोम्मई जो हैं ये भी बीएस येदियुरप्पा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं।
तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें सीएम होंगे। पिछले 22 सीएम में से सिर्फ 3 मुख्यमंत्री ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो हैं थावर चंद गहलोत, अभी हाल ही में बनाए गए। राजधानी बेंगलुरु है और गठन इसका हुआ था कब? 1 नवंबर 1956। अच्छा, एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर आता है स्टैटिक जीके के अंतर्गत, और वो ये है कि बन्नरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलई नेशनल पार्क, तो ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ पर स्थित हैं। तो ये स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक के मुख्य जो नेशनल पार्क हैं उसमें बन्नरघट्टा है, बांदीपुर है, नागरहोल है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान है और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है और मुदुमलई है। इसके अलावा कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आते हैं, जैसे कि काबनी, डंडेली, ब्रह्मगिरी और रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये कुछ अभ्यारण्य हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये सभी कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किस खेल के जाने माने खिलाड़ी नंदू पाटेकर का निधन हो गया है? तो 88 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है, नंदू पाटेकर। तो ये जो है बैडमिंटन के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी थे। तो आपको बता दें कि 1956 में इन्होंने एक बहुत ही शानदार उपलब्धि हासिल की थी। नंदू पाटेकर जो थे ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था, ठीक है। और अपने बैडमिंटन करियर में नंदू पाटेकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। साल 1961 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था और यह अवार्ड पाने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला? तो उनका नाम था नंदू पाटेकर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पर। और देखिए प्रश्न क्या है, यूरोपा क्लिपर किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही मिशन है? यूरोपा क्लिपर। और यूरोपा क्या है? यूरोपा जो है यह बृहस्पति का एक उपग्रह है, यानी कि वहाँ का जो चांद होता है, ठीक है, चंद्रमा। तो अब उसके अध्ययन के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर को जो है वहाँ पर भेजा है। मतलब कहाँ पर? यूरोपा नामक जो उपग्रह है जो कि बृहस्पति का चांद है। तो नासा ने जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की जांच शुरू करने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स को चुना है, जहां तरल का महासागर मौजूद है जो जीवन के संकेत दे सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा कि यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $178 मिलियन है। ये मिशन 2024 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन हैवी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। तो 2024 में ये मिशन जो होगा वो लॉन्च होगा। नासा के साइंस मिशन डायरेक्टोरेट के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस जुबुरचेन ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारा यूरोपा क्लिपर एक फाल्कन हैवी रॉकेट पर सवार होकर अक्टूबर 2024 में लॉन्च होगा, जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों का एक सूट होगा जो ये जांच करेगा कि बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा पर जीवन के उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं हैं। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा पृथ्वी से लगभग 390 मिलियन दूर, यानी कि 630 मिलियन किलोमीटर दूर है और इस यात्रा में 5 साल से अधिक समय लगने की उम्मीद है। तो काफ़ी लंबी यात्रा पर निकलने वाला है यूरोपा क्लिपर, याद रखना, जो कि नासा का एक मिशन है और इसे नासा जो है वो स्पेस एक्स की मदद से पूरा करेगा। हाल ही में खबरों में देखा गया PDS-70 नामक एक छोटे तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो PDS-70 नामक जो तारा है यह पृथ्वी से 370 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम प्रकाश की गति से जाएं तो इस तारे तक पहुंचने में हमें 370 वर्ष लग जाएंगे। और दुनिया में सबसे तेज चलने वाली जो वस्तु है वो प्रकाश ही मानी जाती है और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी वाहन नहीं जो प्रकाश की गति से चल सके। प्रकाश जो होता है यह नियर अबाउट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है अगर उस गति से हम चलें तो आपने चांद को तो कई बार देखा होगा, इसके अलावा बृहस्पति और शनि ग्रह के चंद्रमाओं को भी देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा, पर पहली बार वैज्ञानिकों ने चांद को बनते देखा है। यह घटना हमारे सौरमंडल से दूर एक दूसरे सोलर सिस्टम में हो रही है। यह चांद बृहस्पति जैसे ग्रह के छल्लों के अंदर बन रहा है और वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीर भी ली है, जिसमें एक ग्रह के चारों तरफ नारंगी लाल रंग का छल्ला दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो, और उस छल्ले के अंदर दाहिनी तरफ चांद लाल घेरे में बनता हुआ दिख रहा है। अपनी धरती से यह बृहस्पति जैसा ग्रह 370 प्रकाश वर्ष दूर है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित ALMA आल्मा ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने यहाँ की ताकतवर दूरबीन से इस चांद की तस्वीरें ली हैं। ये चांद जिस ग्रह के किनारे बन रहा है वह हमारे बृहस्पति ग्रह जैसा है
जिसके चारों तरफ गैस, धूल और पत्थरों का एक बड़ा छल्ला है और इस ग्रह के चारों तरफ 3 चांद होने का अनुमान है, जिसमें 2 बन चुके हैं और एक का निर्माण अभी हो रहा है। तो चांद बनते हुए देखिए। वैज्ञानिकों ने अपने सौरमंडल के बाहर अब तक कुल 4400 ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो इस नए बनते चांद को नाम दिया गया है PDS 70C। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने पासियो डेल और रेटेरो पार्क को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है, जो कि किस देश में स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। पासियो डेल और रेटेरो पार्क 25 जुलाई को यूनेस्को ने इनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ओरछा और ग्वालियर जो शहर हैं उनको यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। और हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसके पहले वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले ही चुने जा चुके थे। अब ये जो 2 शहर हुए हैं ग्वालियर और ओरछा, ये 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किए गए हैं। मैंग्रोव परितंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मैंग्रोव परितंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 26 जुलाई को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर बात हो रही यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। और यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है आंद्रे ओजोले। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने इस दिवस की घोषणा की थी 26 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? मैंग्रोव परितंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और अब बात करते हैं क्विज नंबर 206 की। प्रश्न था कि नोरा वायरस का प्रकोप हाल ही में किस देश में पाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और अब रहा आज का प्रश्न, बताओ कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस से चुना गया था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो आपको याद होगा मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? ये हैं आपके ऑप्शन। तो उत्तर आपको जरूर लिखना। और इसी के साथ आपको बता दें कि लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। और मंथली PDF के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।